उस आदमी के जो बॉस से पूछने गया था, कैबिन से बाहर निकलने के चंद लम्हों बाद अचानक पहले वाला आदमी जो इस दौरान खड़ा होंठ चबाता रहा था, एकदम बपरे हुए अंदाज में आगे बढ़ा और उसने जोर से इमरान के पहलू में लात मारनी चाही। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ अपने पीछे खड़े हुए मशीन गन बरदारों से जा टकराया। इमरान ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से लात मारकर उसे पीछे उछाल दिया था। उसी लम्हे चौहान भी अपनी जगह से उछला और उस नीचे गिरते हुए आदमी के हाथ से उसने मशीन गन छीनी और फिर इससे पहले कि वो लोग संभल कर उन पर फायर करते, मशीन गन की रिट रिट और हमलावरों के हलक से निकलने वाली चीखों से कैबिन गूंज उठा। चौहान की फुर्ती काबिले दीद थी। उसने इस कदर तेजी से घूमते हुए फायर खोला था कि नीचे गिरकर उठते हुए और मशीन गनें सीधी करते हुए हमलावरों को एक लम्हे की भी मोहलत न मिल सकी और वो ढेर हो गए। चौहान अगर एक लम्हे की भी देर कर जाता तो फिर इमरान और चौहान दोनों की मौत यकीनी हो चुकी थी। बाहर देखो, इमरान ने जल्दी से उछलकर खड़े होते हुए कहा और चौहान सर हिलाता हुआ कैबिन के दरवाजे की तरफ झपटा और बाहर निकल गया। इमरान ने भी एक मशीन गन उठाई और बाहर आ गया, लेकिन फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि बाहर कोई आदमी नजर ना आ रहा था। चौहान भी अब वापस आ रहा था। वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा, न जाने कहाँ चला गया है। चौहान ने वापस आते हुए कहा। वो अब बिल्कुल सही अंदाज में चल फिर रहा था। ठीक है, तुम इसका ख्याल रखो, मैं वापस जाकर बाकी साथियों को ठीक करता हूँ। अब मुझे समझ आ गई है कि G0 रेस का असर कैसे खत्म किया जा सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अब खुद अपने साथियों को ठोकरें मारेंगे? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उनके जिस्म में हरकत और तेजी उस आदमी की बेतहाशा ठोकरें मारने के बाद ही अचानक पैदा हो गई थी। नहीं, G0 रेस के असर का मरकज रीढ़ की हड्डी का 8वां मोहरा है। पहले जो उसने ठोकरें मारी उनका कोई असर ना हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी ठोकर उस मोहरे पर पड़ी, मेरे पूरे जिस्म में यकलक इस तरह तवानाई की लहर दौड़ गई जैसे हजारों वोल्टेज का करंट जिस्म में दौड़ गया हो। वैसे भी इस मोहरे का बराह रास्त कंट्रोल उन आसाब पर होता है जो दिमाग से तहरीक वसूल करके उस पर अमल करते हैं। इन रेज ने उस मोहरे की कारकर्दगी को साकित कर दिया था। यही वजह थी कि आसाब बैरूनी एहसासात तो वसूल कर रहे थे, लेकिन दिमागी तहरीक को वसूल ना कर रहे थे। बहरहाल तुम ख्याल रखो, मैं इन्हें ठीक करता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेजी से वापस कैबिन में चला गया। अंदर दाखिल होते ही वो सीधा अपने साथियों की तरफ बढ़ा, जो अभी तक एक दूसरे के साथ बंधे हुए उसी तरह मफलूज हालत में कैबिन की उगबी दीवार से जरा पहले पड़े थे। लेकिन उन तक पहुंचते पहुंचते इमरान की नजरें उगबी दीवार की जड़ में एक जगह पर पड़ी तो यकलक ठटक गया। वहां एक तख्ता ऐसा लगा हुआ था जैसे वो बाकी तख्तों से हर तरफ से जुदा हो। ये वाकई अजीब बात थी, क्योंकि जुदा तख्ता किसी सूरत भी दरमियान में इस तरह एडजस्ट नहीं हो सकता। वो लाजमन पीछे या आगे गिर पड़ता, क्योंकि बाकी तख्तों और इस तख्ते के दरमियान चारों तरफ खासी बड़ी झरी थी और झरी भी तारीख थी। अगर ये झरी आर पार होती तो दूसरी तरफ की रोशनी लाजमन उसे नजर आ जाती। वो अपने साथियों को छोड़कर उस तख्ते की तरफ बढ़ा और उसने एक लम्हे के लिए तो उसे गौर से देखा। दूसरे लम्हे उसने तख्ते को जोर से अंदर की तरफ दबाया। तख्ते के दबते ही हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जो उसके उकब में सुनाई दी थी, और इमरान ये आवाज सुनते ही तेजी से मुड़ा और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि कैबिन के अंदरूनी दीवारों के साथ एक चौड़ी सी पट्टी छोड़कर कैबिन का पूरा फर्श दरमियान से खुलकर गायब हो चुका था और उसके साथी और बाकी लाशों के नीचे गिरने के हल्के से धमाके उसे सुनाई दे रहे थे। अभी इमरान ये देख ही रहा था कि तख्ता एक बार फिर एक झटके से बराबर हो गया, लेकिन अब कैबिन का फर्श खाली पड़ा हुआ था। उसी लम्हे चौहान दरवाजे पर नमूदार हुआ। ये गड़गड़ाहट कैसी थी इमरान साहब? अरे हमारे साथी और ये लोग, चौहान बात करते करते यकलक चीख पड़ा। दरवाजे के अंदर किनारे पर खड़े हो जाओ, ये तख्ता खुल जाता है और नीचे जरूर कोई तहखाना है जिसमें हमारे साथी जा गिरे हैं। मैं ये फर्श दोबारा खोलता हूँ। फर्श खुलते ही पैराट्रॉपिंग के अंदाज में नीचे छलांग लगा देना, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने लात मारकर तख्ता दोबारा अंदर की तरफ दबाया। दोस्तों, ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। तख्ता दबते ही फर्श एक बार फिर साइडें छोड़कर दरमियान से खुलकर नीचे गिरा। कूद जाओ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने छलांग लगा दी। लेकिन नीचे मौजूद तहखाना कुछ ज्यादा गहराई में ना था, इसलिए जल्दी इमरान के कदम सख्त जमीन से टकराए और उसके साथ ही इमरान मखसूस अंदाज में कलाबाजी खाकर एक बार फिर खड़ा हो गया। लेकिन अब वो इस तरह खड़ा था जैसे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया हो। चौहान के गिरने का धमाका भी उसने सुन लिया था। ऊपर का फर्श इस दौरान एक बार फिर बराबर हो चुका था। नीचे चूंकि गुफ अंधेरा था, इसलिए इमरान खामोश खड़ा रहा। इमरान साहब, चौहान की आवाज जरा फासले से सुनाई दी। हाँ,
जरा देर रुक जाओ, आंखें अंधेरे की आदी हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वाकई चंद लम्हों बाद हर तरफ छाया हुआ गुप्त अंधेरा छटने लगा और अब धुंधले धुंधले से खाके नजर आने लग गए। चंद लम्हों बाद ही उसे साए से नजर आने लग गए। चौहान भी कुछ फासले पर खड़ा था, उसका भी साया इमरान को नजर आ रहा था। फर्श पर एक जगह सायों का ढेर और बाकी इधर उधर बिखरे हुए साए महसूस हो रहे थे। इमरान हाथ आगे करके सायों के इस ढेर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि यकलक जैसे रोशनी का धारा सा इस तहखाने में नमूदार हो गया और इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। इमरान साहब, यहाँ हाथ लगने से तख्ता सा खुल गया है, चौहान ने कहा, और इमरान ने देखा कि वाकई रोशनी एक खुले हुए तख्ते से आ रही थी और वो ऊपर से घूमती हुई नीचे आ रही थी। और इमरान समझ गया कि तहखाने में ताज़ा हवा और रोशनी के लिए ये खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। अब हर चीज़ साफ नजर आ रही थी। ये तहखाना भी लकड़ी का ही बना हुआ था, लेकिन सिवाय लाशों और एक तरफ पड़े हुए उसके साथियों के ढेर के बाकी वहाँ कुछ भी ना था। इमरान तेजी से अपने साथियों की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि सिद्दीकी, खावर और जूलिया तीनों की आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी। वो शायद अचानक नीचे गिरने से लगने वाली चोट से बेहोश हो चुके थे, लेकिन मफलूज होने की वजह से उनकी आंखें बंद ना हो सकी थी। लेकिन सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और नुबानी होश में थे। वो सब टेढ़े मेढ़े अंदाज में एक दूसरे के साथ बंधे हुए पड़े थे। इमरान ने सफदर की पुश्त पर हाथ रखा और फिर उसका हाथ सफदर की रीढ़ की हड्डी पर रेंगने लगा। चंद लम्हों बाद उसने आठवां मोहरा ट्रेस कर लिया। उसने पूरी तरह अंदाजा लगाने के बाद अपनी एक उंगली को हुक की तरह मोड़ा और फिर खासी कुव्वत से उस मोहरे पर जर्ब लगाई। दूसरे लम्हे सफदर के हलक से कराह निकली और उसका जिस्म तेजी से फैलने और सुकड़ने लगा। इमरान के लबों पर मुस्कुराहट सी दौड़ गई। उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। इमरान ने सफदर की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। इमरान साहब, ओह किस कदर होलनाक अजाब है ये मफलूजपन भी, सफदर की आवाज़ सुनाई दी। इसलिए तो लोग दूर दूर से मुजस्समों को देखने जाते हैं कि बेचारे मुस्तकिल अजाब बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और सफदर बावजूद शदीद तकलीफ के हंस पड़ा। रस्सियां खुलते ही सफदर उठकर खड़ा हो गया। क्या हाल है सफदर साहब, चौहान ने करीब आकर कहा। अच्छा, ऊपर से नीचे बोरियों की तरह गिराकर पूछ रहे हो कि क्या हाल है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। और चौहान हंस पड़ा। इमरान अब जूलिया को रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद करने में मसरूफ था। चौहान भी आगे बढ़कर उस काम में शामिल हो गया और थोड़ी ही देर बाद वो सब रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद हो गए। इसके बाद इमरान ने बारी बारी वो तरीका सब पर आजमाया और ना सिर्फ वो ठीक हो गए बल्कि जो बेहोश थे वो भी होश में आ गए। और एक बार तो बारी बारी हर एक के अलग से कराहें निकली, लेकिन जल्द ही वो संभल गए। तौबा, किस कदर खौफनाक सिचुएशन थी, जूलिया ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा। वाकई इस कदर खौफनाक और बेबस कर देने वाली सिचुएशन से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा। ये तो चौहान की खुशखुराकी और फिर उसकी हिम्मत और हौसला काम आ गया, वरना इस बार हमारी मौत यकीनी हो गई थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशखुराकी, क्या मतलब, सबने चौंक कर चौहान की तरफ देखते हुए कहा। जब वो G0 रेस फायर हुई, इस वक्त चौहान साहब दरख्त पर चढ़े जंगली रसभरियाँ खाने में मसरूफ थे और रसभरी ने उन्हें मुकम्मल मफलूज होने से बचाकर केचुए जितना चुस्त तो बहरहाल बना ही दिया, इमरान ने कहा। थैंक यू चौहान, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, ये तो बस इत्तेफाक था, खाली तो बैठा था, मुझे वो फल नज़र आया तो मैंने सोचा कि इसका जायका भी चखा जाए। जरा सा दांत मारा तो अंदर से खासा लजीज सा रस बरामद हुआ और दो मेरे बाजू की रेंज में थी। वो मैंने तोड़कर जेब में डाल ली और वो पहले वाली रस भरी खा ही रहा था कि बस यकलक जिस्म से ताकत निकली और एक धमाके से मैं नीचे आ गिरा, चौहान ने कहा और सब हंस पड़े। इश्श, खामोश, अचानक रोशनदान वाले हिस्से की तरफ खड़े कैप्टन शकील ने सरगोशी के से अंदाज में कहा और वो सब यकलक खामोश हो गए। इमरान तेजी से आगे बढ़कर रोशनदान के करीब जा खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि दूर से किसी आदमी के बात करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी मध्यम थी कि अल्फाज सुनाई ना दे रहे थे। इमरान ने एड़ियाँ उठाकर अपने एक कान रोशनदान के खला के साथ कर दिया और फिर उसे कुछ कुछ अल्फाज सुनाई देने लगे और जो अल्फाज उसकी समझ में आए उनकी वजह से उसकी आंखों में यकलक तेज चमक उभर आई। इन अल्फाज से वो इतना तो समझ गया था कि किसी ट्रांसमीटर पर बात की जा रही है और पुरइसरार तौर पर अफराद के गायब हो जाने की इत्तला किसी को दी जा रही है। और फिर आखिर में ये अल्फाज भी उसके कानों में पड़ गए। ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो, ओवर एंड ऑल।
गो ये अल्फाज इंतहाई मध्यम थे, लेकिन इमरान चूंकि पूरी तरह इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जे था, इसलिए ना सिर्फ अल्फाज बल्कि वो डोचे का लहजा भी पहचान गया था। जाहिर है डोचे अगर बोल रहा था तो वो ग्रेट बॉल से ही बोल रहा था और वहीं से आने की बात कर रहा था, और ट्रांसमीटर से निकलने वाली आवाज़ का यहाँ तक पहुँच जाना वाकई एक अजीब सी बात थी, क्योंकि लामहला आवाज़ मध्यम हो जानी थी। लेकिन इमरान ने सोचा कि यकीनन इसके और उसके साथियों के अचानक गायब हो जाने की इत्तला पाकर डोचे गुस्से से पागल हो गया होगा, और इसी पागलपन की वजह से वो अपनी पूरी कुव्वत से चीख कर बात कर रहा था। इसलिए ट्रांसमीटर से निकलने वाली आवाज़ इमरान के कानों तक भी पहुंच गई थी। किस्मत ने शायद हमें आखिरी बार चांस दिया है, इमरान ने मुड़कर सरगोशी करते हुए अपने साथियों से कहा। जाहिर है आवाज़ आहिस्ता थी। क्या मतलब, कैसा मौका? कई साथियों ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सबसे बड़ा मसला ग्रेट बॉल में दाखिले का है। ग्रेट बॉल को साइंसी तौर पर इस कदर महफूज बनाया गया था, इसमें जबरी तौर पर दाखिल ही नहीं हुआ जा सकता था। इस दाखिले को मुमकिन बनाने के लिए मैंने मछली वाली आबदोस के साथ वो मखसूस मिसाइल लॉन्च तैयार कराई थी, लेकिन वो तबाह हो गई। उसके बाद मैंने प्लानिंग की और गौरमा के असला खाने से जो असला भी मिल सका वो लेकर इस ग्रेट बॉल के आने से पहले यहाँ पहुँच गए, ताकि यहाँ से किसी तरह असले के जोर पर या किसी भी तरह ग्रेट बॉल में दाखिल हुआ जा सके। लेकिन यहाँ भी सूरत हाल हमारे खिलाफ हो गई और हम बेबस और मफलूज कर दिए गए। और अगर इस डोचे के दिल में इंतकाम लेने और मुझे तड़पा तड़पा कर मारने की बात अल्लाह ताला ना डाल देता तो अब तक मुनकर नकीर अपना हिसाब किताब भी मुकम्मल कर चुके होते। लेकिन फिर चौहान की वजह से हम ना सिर्फ बच निकले, बल्कि सिवाय एक आदमी के बाकी सबका खात्मा भी कर दिया गया। और फिर ये तहखाना अचानक सामने आ गया। इस तरह वो आदमी जो बाहर रह गया था हमें और अपने साथियों को गायब पाकर हैरान रह गया, और उसने ग्रेट बॉल में डोचे को कॉल किया। डोचे ने यकीनन ग्रेट बॉल से किसी व्यू मशीन के जरिए जजीरे को पहले चेक कर लिया होगा, जैसा कि उसने पहले चेक किया था, और हमें यहाँ मौजूद पाकर उसने हम पर मफलूज कर देने वाली रेस फायर कर दी थी। जजीरा उसे खाली नजर आया तो उसने यहाँ आने की हामी भर ली। इसलिए अब ये आखिरी मौका है हमारे पास कि अगर हम किसी तरह डोचे को काबू कर ले तो फिर हम डोचे की मदद से इंतहाई आसानी से इस ग्रेट बॉल का खात्मा कर सकते हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूरी तफसीलात बताते हुए कहा। ओ वाकई ये तो बहुत अच्छा मौका है, चौहान ने चौंकते हुए कहा। कमाल है, इस बार तो इमरान साहब ने बगैर कोई जिद किए इत्मीनान से सारी तफसीलात बता दी हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ये तफसीलात इसलिए बताई है कि हमारा ये मिशन मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मिशन है, और इसकी नाकामी का नतीजा सिर्फ हम चंद अफराद की मौत तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि करोड़ों बेगुनाह मुसलमान हलाक और अजीम इस्लामी ममलिकतें भी इन यहूदी भेड़ियों के हाथों तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। और शायद अल्लाह ताला को भी ऐसा होना मंजूर नहीं है, इसलिए वो बावजूद अब तक मुसलसल नाकाम होने के बार बार मौके मुहैया करता जा रहा है। लेकिन अगर हम इस बार नाकाम रहे तो फिर इसके बाद शायद कोई चांस ना मिले। इमरान के लहजे में इस कदर संजीदगी थी कि उसके सारे साथियों के जिस्मों में सर्दी की लहरें सी दौड़ गई। गो उन्हें पहले भी इस मिशन की अहमियत का एहसास था, लेकिन अब इस माहौल में इमरान की बात और फिर उसके तासुर अंगेज लहजे ने उन्हें इसका सही अदराक करा दिया था। हम तुम्हारे अहकामात की बिला चूं चरा तामील करेंगे इमरान। हम अपनी जानें तो दे सकते हैं, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इन यहूदी भेड़ियों के हाथों करोड़ों बेगुनाह मुसलमान हलाक हो जाए। यकलक तनवीर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तनवीर ने हमारी सही नुमाइंदगी की है, अब बताओ तुमने क्या सोचा है? जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। सबसे पहले तो हमने ऊपर जाने का रास्ता तलाश करना है, इमरान ने कहा, और फिर उसकी तेज नजरें तहखाने और छत का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। इधर ये पत्थर बाहर को निकला हुआ है, अचानक एक कोने में खड़े सिद्दीकी ने कहा, और सब चौंक कर उस तरफ को देखने लगे जिधर सिद्दीकी इशारा कर रहा था। मशीन गने उठा लो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और उसके साथियों ने बिजली की सी तेजी से फर्श पर बिखरी पड़ी मशीन गने उठा ली, और फिर वो सब दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए। इमरान ने पत्थर पर पैर मारा तो छत दरमियान से किसी तख्ते की तरह खुलकर नीचे आई और उनके सरों से जरा ऊपर दीवार के साथ जाकर लग गई। मैं पत्थर को दबाए रखता हूँ, तुम लोग एक दूसरे के कंधों पर बैठकर ऊपर पहुंच जाओ, इमरान ने कहा, और साथ ही उसने पूरी कुव्वत से दबे पत्थर पर पैर रखकर उसे जोर से दबा दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि चंद लम्हों बाद खुद ब खुद ये फर्श दोबारा बराबर हो जाएगा। कैप्टन शकील नीचे बैठा और उसने सबसे पहले जूलिया को कंधे पर बिठाकर ऊपर उस जगह पहुंचा दिया जहां दीवारों के साथ साथ जमीन का हाशिया सा मौजूद था। उसके बाद बारी बारी एक एक करके वो सब ऊपर पहुंचकर दीवारों के साथ लगकर खड़े हो गए। जब सब ऊपर पहुंच गए तो इमरान ने पत्थर पर रखा हुआ पैर हटाया
और इस तरह पूरी कुव्वत से ऊपर की तरफ उछला, जैसे हाई जंप लगाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की खातिर अपनी पूरी कुव्वत लगा देते हैं। पलक झपकने में वो ठीक सफदर के करीब उस जमीन वाले हाशिए पर जा खड़ा हुआ, लेकिन चूंकि किसी चीज को पकड़कर संभलने की कोई गुंजाइश ना थी, इसलिए उसका जिस्म कुदरती रद्दे अमल के तौर पर वापस झकोला खाने ही लगा था कि सफदर ने उसकी पोस्ट के पीछे हाथ देकर उसे दीवार के साथ लगा दिया और इमरान वापस नीचे गिरने से बच गया। उसी लम्हे फर्श एक बार फिर बराबर हो गया और उन सब ने इत्मीनान भरे सांस लिए और इमरान के इशारे पर वो एहतियात से कैबिन के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गए। डोचे पहले तो हैरत और शिद्दत से भागता हुआ स्पेशल आबदोस वाले सेक्शन में पहुंच गया ताकि स्पेशल आबदोस के जरिए वो फौरन जजीरे पर पहुंचकर वहां सूरत हाल का जायजा ले सके कि आखिर इमरान और उसके साथी अचानक जिन भूतों की तरह कहाँ गायब हो गए हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उसके जहन में एक ख्याल आया तो वो ठटक कर रुक गया। उसने सोचा कि हो सकता है कि जैगर और उसके साथियों पर किसी तरह इमरान ने या उसके साथियों ने कब्जा कर लिया हो और उससे बात करने वाला जैगर की बजाय इमरान ही हो, क्योंकि वो इमरान की ऐसी हैरत अंगेज सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ था। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो वो पके हुए फल की तरह इमरान की झोली में जा गिरेगा। चुनांचे इस ख्याल के आते ही वो न सिर्फ ठटक कर रुक गया बल्कि उसने फौरन फैसला कर लिया कि पहले वो वाइट चेकिंग सेक्शन के जरिए जजीरे का एक एक दरख्त, एक एक झाड़ी और एक एक चट्टान का जायजा लेगा, फिर वहां जाएगा। चुनांचे उसने स्पेशल आबदोस की तैयारी का हुक्म दिया और खुद वापस मुड़कर उस सेक्शन से निकला और सीधा वाइट चेकिंग सेक्शन में ऑस्कर के उस कैबिन में पहुंच गया जो अंधे शीशे का बना हुआ था। यस बॉस। ऑस्कर एक बार फिर डोचे को अपने सर पर सवार देखकर बौखला गया। इत्मीनान से बैठकर मशीन से डाकर जजीरे को चेक करो। तुम्हें डाकर जजीरे का एक पत्थर, घास की एक पत्ती और दरख्त की एक शाख भी ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए जिसे चेक न कर लिया जाए। मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथी यकीनन कहीं छुपे हुए हैं। डोचे ने कुर्सी घसीटकर मेज के सामने बैठते हुए नर्म लहजे में कहा। यस बॉस, ऑस्कर ने कहा और उसके सामने मेज पर मौजूद मुस्ततिल शक्ल की मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आड़ी तिरछी लकीरें नजर आने लगी और फिर धमाके से उस पर जजीरे का मंजर नजर आने लगा। ऑस्कर आहिस्ता आहिस्ता नाप घुमाने लगा और मंजर बिल्कुल इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा जैसे स्लो मोशन फिल्म चल रही हो। डोचे की नज़रें स्क्रीन से इस तरह चिपकी हुई थी कि वो पलकें झपकाना भी भूल गया था कि कहीं पलक झपकने के दौरान इमरान और उसके साथियों को देखने से ना रह जाए। फिर एक मंजर सामने आते ही उसने जैगर को जजीरे के किनारे पर एक दरख्त के तने के साथ पुष्ट लगाए खड़े देखा। उसके कंधे से मशीन गन लटक रही थी और नीचे जमीन पर उसके कदमों के साथ ट्रांसमीटर भी पड़ा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इसे क्लोजअप में लाओ और साथ ही RG6 कंप्यूटर भी मुंसलिक करके ऑन कर दो। डोचे ने हाथ उठाकर ऑस्कर को इशारा करते हुए कहा। RG6 तो मेकअप चेकिंग कंप्यूटर है जनाब, और इसमें तो सिर्फ ग्रेड बॉल के आदमियों के क्वाए फिट किए गए हैं। ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं इस जैगर को चेक करना चाहता हूँ कंप्यूटर के जरिए, डोचे ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ऑस्कर ने एक बटन दबाकर उस मंजर को साकित किया और फिर उसने मशीन के बिल्कुल दाएं हाथ पर मौजूद एक और पैनल के बटनों को ऑन करना शुरू कर दिया। पूरे सेक्शन में मौजूद तमाम मशीनों को इस मुस्ततिल शक्ल की मशीन से कंट्रोल किया जाने का निज़ाम मौजूद था, इसलिए ऑस्कर को उठकर कहीं जाना ना पड़ता था। थोड़ी देर बाद वो पैनल ऑन हो गया। जैगर का कोड नंबर 1001 है ना बॉस? ऑस्कर ने गर्दन मोड़कर कुर्सी पर बैठे डोचे की तरफ देखते हुए तस्दीक कराने वाले लहजे में पूछा। हाँ, जल्दी करो, डोचे ने कहा और ऑस्कर के हाथ पहले से ज्यादा तेजी से काम करने लगे। चंद लम्हों बाद कंप्यूटर चलने की आवाज सुनाई दी और पैनल के दरमियान लगी हुई छोटी स्क्रीन पर कंप्यूटर ने अपने मखसूस इशारात देने शुरू कर दिए। सबसे पहले जैगर का कोड स्क्रीन पर उभरा, फिर उसका नाम, उसके बाद चेकिंग फासला और उसके बाद स्क्रीन चंद लम्हों के लिए साफ हो गई। चंद लम्हों बाद उस पर ओके के अल्फाज तेजी से जलने बुझने लगे और डोचे के हलक से इत्मीनान का एक तवील सांस निकल गया। इसका मतलब था कि उसका ख्याल गलत साबित हुआ था, जैगर असली था। ऑस्कर ने कंप्यूटर ऑफ कर दिया और एक बार फिर नाप घुमाकर उसने जजीरे को चेक करना शुरू कर दिया। काफी देर बाद जब स्क्रीन पर वही मंजर दोबारा उभरा जो सबसे पहले आया था, तो ऑस्कर ने हाथ हटाकर डोचे की तरफ देखा। ठीक है, बंद कर दो, अब मेरी पूरी तसल्ली हो गई है, डोचे ने कहा और उठकर कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन ये लोग आखिर गए कहाँ? अजीब चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता। डोचे वाइट चेकिंग सेक्शन से निकलकर दोबारा स्पेशल आबदोस वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हुए सोचता रहा, लेकिन बावजूद दिमाग को अच्छी तरह कलाबाजियां खिलाने के कोई वजह उसकी समझ में ना आई और वो आबदोस वाले सेक्शन में पहुंच गया। आबदोस तैयार है? डोचे ने पूछा। यस बॉस, आबदोस के कैप्टन डिक्सन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो शायद उसके इंतजार में वहां खड़ा था। ठीक है, आओ चले, डाकर जजीरे पर जाना है,
डोचे ने कहा और आबदोस की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद आबदोस ग्रेट बॉल से निकलकर खुले समंदर में पहुंची और फिर तेजी से ऊपर को उठने लगी। डोचे डिक्सन के साथ बैठा हुआ आबदोस को तेजी से ऊपर जाता हुआ देख रहा था। अब उसके चेहरे पर सिर्फ हैरत के तासुरात नुमाया थे, वरना वो जजीरे की तरफ से पूरी तरह मुतमईन था। उसे हैरत सिर्फ इमरान और उसके साथियों के गायब होने वाले वाक़ये पर थी, और ये वाकई इंतहाई हैरत अंगेज बात थी जिसकी कोई वजह तस्मिया समझ में न आ रही थी। थोड़ी देर बाद आबदोस जजीरे से काफ़ी फासले पर समंदर की सतह पर उभरी और फिर तेज़ी से जजीरे की तरफ बढ़ने लगी। जजीरे से कुछ दूर पहुंचकर वो रुक गई और डोचे उठ खड़ा हुआ। आप लॉन्च में बैठे, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। और क्या मैंने आपकी वापसी का इंतजार करना है या ग्रेट बॉल वापस चले जाना है? कैप्टन डिक्सन ने कहा। नहीं, तुम यही रुकोगे और इंतजार करोगे, डोचे ने कहा और उठकर आबदोस के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जिधर मखसूस लॉन्च मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वो लॉन्च पर सवार उसे चलाता हुआ तेजी से साहिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। साहिल पर खड़े जैगर ने भी उसे आते देख लिया था, इसलिए वो बिल्कुल किनारे के करीब आ खड़ा हुआ था। डोचे ने लॉन्च साहिल के साथ लगाई और फिर चट्टान पर उतरकर उसे हुक किया और चट्टाने फलांगता हुआ ऊपर जैगर के पास पहुंच गया। कुछ पता चला उनका? डोचे ने ऊपर पहुंचते ही जैगर से मुखातिब होकर कहा। मैं तो यहाँ आपके इंतजार में खड़ा था। वैसे इससे पहले मैंने सारा जजीरा छान मारा है, न जाने उनके साथ क्या हुआ है। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये सब लोग धुआं बनकर उड़ गए हों, जैगर ने कहा और डोचे ने होंठ चबाते हुए सर हिला दिया। वो अब जैगर के साथ साथ चलता हुआ कैबिन की तरफ बढ़ा जा रहा था, लेकिन उसकी तेज नजरें मुसलसल इर्द गिर्द का जायजा भी ले रही थी। लेकिन जजीरा उसी तरह सुनसान पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो कैबिन के साथ मौजूद चश्मे पर पहुंच गए। वहां पंप नस्ब था और पाइप भी पड़ा हुआ था, लेकिन आदमी कोई ना था। सामने मौजूद कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे। तुमने जब पहली बार मुझे कॉल किया था उस वक्त उन लोगों को कहाँ छोड़ा था? डोचे ने जैगर से मुखातिब होकर पूछा। इस कैबिन में जनाब, सिर्फ इमरान और उसका एक साथी कदरे ठीक थे। उनके सरों पर मेरे 4 आदमी मशीन गनें लेकर खड़े थे, जबकि उसके बाकी साथी उसी तरह मफलूज हालत में बंधे हुए पड़े थे, जैगर ने जवाब दिया। तुमने कहाँ से कॉल किया था? उस चश्मे के पास से कोई फायरिंग की आवाज़ें या कोई और आवाज़? डोचे ने कैबिन की तरफ बढ़ते हुए पूछा। मैंने साहिल के पास जाकर कॉल की थी, क्योंकि यहाँ इस वक्त तेज़ हवा चल रही थी और दरख्तों की शाखों और पत्तों के हिलने की आवाज़ें इस कदर थी कि कॉल समझ में ना आ सकती थी, जैगर ने जवाब दिया और डोचे ने सर हिला दिया। वो अब कैबिन के अंदर पहुंच चुका था। वो तेज नज़रों से कैबिन के फर्श और दीवारों का जायजा ले रहा था और फिर एक जगह पर उसकी नज़रें जम गई जहां मटियाले से धब्बे मौजूद थे। ओह, यहाँ खून के धब्बे हैं, डोचे ने चौंक कर कहा। हाँ, ये धब्बे मैंने भी देखे थे, लेकिन ये तो खासे पुराने हैं, जैगर ने जवाब दिया। बस ज़ाहिर पुराने ही लगते हैं, लेकिन नए भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्श पर गर्दो गुबार काफ़ी है, इसलिए ताज़ा खून भी जज्ब होकर फौरन रंग बदल सकता है, डोचे ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन फिर वो जख्मी या लाशें कुछ तो हो, जैगर ने कहा, लेकिन डोचे ने जवाब न दिया। उसकी नज़रें दीवार के उस तख्ते पर जमी हुई थी जो बाकी तख्तों से कदरे अंदर था, यानी हर तरफ से हल्की सी झरी उस तख्ते के बाहर मौजूद थी। ओ, ये तख्ता, ये कैसे बना हुआ है? डोचे ने कहा और तेजी से उस तख्ते की तरफ बढ़ गया। उसने झुककर उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। पहले उसने उस पर हाथ फेरा और फिर उसे आहिस्ता से दबा दिया, लेकिन तख्ता अपनी जगह मौजूद था। उसने एक लम्हा रुककर पूरी कुव्वत से उस पर मुक्का मारा तो उसे अपने उकब में जैगर की चीख नीचे जाती सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ा और फिर वो भी लड़खड़ाकर नीचे गिरते हुए बाल बाल बचा, क्योंकि कैबिन का फर्श दरमियान से खुल गया था और जैगर जो काफी आगे खड़ा था फर्श के अचानक गिरने से नीचे जा गिरा। डोचे ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और उसकी आंखों में चमक सी उभर आई।